हालत यह है कि लोगों की नैब के ऊपर बड़ी नज़रें थीं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर लोगों का ख्याल था कि ये बड़ा साफ शफाफ इदारा है और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अबव सस्पेशन हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हक और सच की जंग में जितवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नैब में बहुत काली भेड़ें हैं, नैब में बहुत गंद हो रहा है, बहुत लूटमार हो रही है। नैब के अपने कवानीन में ऐसे लूप होल्स बना दिए गए हैं, जैसे प्ली बार्गेन है, सब कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसमें नैब के अफसरान जो है वो आके पैसे बना जाते हैं और जो है जो छोटे अपना बेचारे लोग होते हैं उनसे करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वो जबरी तौर पे ले लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ उनके ऊपर हाथ भी नहीं डाला जाता, उनकी फ़ाइलों को ज़ाया कर दिया जाता है, पता नहीं तलफ कर दिया जाता है। नैब के अफसरान के इख्तियारात और इनका अदम एहतसाब भी इस इदारे की बदनामी का बायस बन रहा है। हज़ारों केस जिसमें हाई प्रोफाइल 179 केसेस शामिल हैं, उनके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं खरा सच। हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के रुए रवां हैं, डेली टाइम्स के रुए रवां हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना अजीम साहब, PFUJ के सदर हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कलीग, हमारे दोस्त जनाब असद करल साहब, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और इनके पास बड़ी अंदर की रिपोर्ट्स होती हैं। डेली टाइम्स की एक खबर के मुताबिक नैब और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मिली भगत से करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। डेली टाइम्स ने यह भी कहा कि नैब न सिर्फ करप्ट अनासर को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, बल्कि मुद्दई पार्टी को डरा और धमका भी रही है। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस केस पर लगे 10 को तब्दील भी कर दिया गया, और जबकि करप्शन छुपाने के लिए 900 जाली और झूठी फाइल्स भी बनाई गईं ताकि सोसाइटी एहलकारों को बचाया जा सके। सोसाइटी के सदर गुलाम फरीद ने इस गबन से 700 मिलियन कमाए, जबकि रजिस्ट्रार सदाकत हुसैन ने अपने नाम 10 प्लॉट अपने बच्चों के नाम भी अलॉट करवाए, और ये प्लॉट सदाकत हुसैन नैब के सामने सरेंडर भी कर चुका है। जबकि 94 प्लॉटों के मालकान का, 94 प्लॉट्स के मालकान का अभी तक किसी को नामो निशान नहीं पता। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक गुलाम फरीद के भाई वाहिद सरूर ने जाली ट्रांसफ़र लेटर्स और फौजरी के ज़रिए अरबों रुपए कमाए, जिससे 188 अफराद डायरेक्टली जो है मुतासर हुए। अभी तक नैब इस केस पर और मज़ीद बहुत से केसेस पर खामोश है। मसलन मर्डर ऑफ फैसल कामरान, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो था उसका कहाँ तक पहुँचा केस, याद है आपको? मीडिया भूल गया, नैब भूल गया, सब भूल गए। जहांगीर सिद्दीकी करप्शन और उसके जितने करप्शन के केसेस हैं 100 बिलियन से ज़्यादा के, उनके ऊपर नैब क्यों खामोश है? मीडिया खामोश, आप खामोश, हम खामोश, नैब खामोश। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें इश्तिहार मिल जाते हैं, बाकी चुप हो जाते हैं। एसगार्ड 9 के ऊपर जो केसेस है, नैब उसके ऊपर क्या किया? ज़ीरो। नवाज शरीफ करप्शन केसेस जो हैं उसके ऊपर नैब ने क्या किया? नोटिस भिजवा देती है उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। आप ख्याल में पैनमा के ऊपर करेगी नैब आके, तो अपना इलाज करवाएं। ओगरा रेंटल पार्क केस, नैब केसेस अगेंस्ट खुर्शीद शाह, मीटर शाह जिसको हम कहते हैं, NICL केस, चेयरमैन नैब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वीक क्रेडेंशियल्स, इनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ जो हैं उनके मुतालिक अब जो है वो क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया। IB और नैब का एक कंसेंसस हुआ और मिला जुला इनके करप्शन का हुआ। आपको स्क्रीन पे एक एग्रीमेंट दिखाता हूँ मैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नैब के साथ किया, ताकि नैब के अफसरान को बहुत कम कीमत पे प्लॉट्स देकर उनको नैब की बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट के बगैर जो IB के अफसरान जो इंतहाई करप्शन में डूबे हुए हैं उसको कवर किया जाए, और नैब कभी IB के उन करप्ट अफसरान की जो है वो छानबीन ना करे। अगर नैब IB से माली फ़वाइद उठाएगी तो IB के ख़िलाफ़ और उसके अफसरान के ख़िलाफ़ करप्शन के ऊपर उनकी करप्शन कौन पकड़ेगा? मैं आपको ये दिखाता हूँ। IBECHS ने कहा, ये उनका प्रपोजल था कि नैब और दूसरे मुलाजमीन के लिए टर्म्स और कंडीशंस एक जैसी होंगी, और ये भी कह दिया गया स्कीम IB की है, नैब को सिर्फ सहूलियात दी जा रही हैं। नैब हेडक्वार्टर्स इसके लिए कोई फंड नहीं देगा, लेकिन नैब मुलाजमीन अपने ज़ाती अकाउंट से इन प्लॉट्स की रकम जो है वो अदा कर सकते हैं, जो इंतहाई कम कीमत पे उनको दिया गया। जो रकम देने के किस्तें हैं वो भी मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूँ। बात मेरे पास और भी बड़ी कुछ खबरें हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर नैब पेशावर KPK जो है वो कितना करप्शन के अंदर मुलव्विस है और वो चूर चूर कितना है इसमें, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मोहसिन बेग साहब, ये नैब के अंदर क्या हो रहा है?
अभी आपने जो इंट्रो में बताया बेसिकली 109 हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में थी जिनको इन्होंने नोटिस जारी किए, जिनके मुख्तलिफ इश्यूज हैं, जिनमें इनको एनओसी नहीं मिला हुआ और बाकी जो रेगुलर इनकी जो शॉर्टकमिंग्स थी। लेकिन आप यकीन कीजिए 1 साल हो गया और उसका कुछ नहीं बना। लोगों के अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए, उन्होंने इश्तिहारात दे के लोगों से पैसे इकट्ठे किए, तो बेसिकली कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनोसेंट लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इन सोसाइटीज़ का कुछ नहीं बना। हालांकि इन्होंने खुद प्रेस रिलीज जारी की उन 109 हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, और आज भी ऐड आ रहे हैं, आज भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मेरा कंसर्न मुबश्शिर साहब ये है कि नैप अदारा बना था वाइट कॉलर क्राइम रोकने के लिए। ये बहुत अच्छा अदारा है, इसके रूल्स बहुत अच्छे बने थे, लेकिन अगर आप उनको यूटिलाइज ना करें, आप उनको टिल्ट करें और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं उन कवानीन का या उसके बाद कोई और बना लीजिए। बहुत से कवानीन बनाएं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर लोग नहीं करेंगे और वही अदारा जो करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, वो उन्हीं क्रिमिनल्स को सीधा करने की बजाय उन क्रिमिनल्स के साथ मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। आप देखिए कि कितने बड़े केसेस इन्होंने कहा 130 और 133 केसेस जो हैं वो बड़े लोगों के खिलाफ फाइनलाइज करने थे, तो किसी के खिलाफ कुछ उस पर एक्सटेंशन होती जा रही है। वो मकसद यह था कि उन लोगों को क्लियर कर दिया जाए जो अरबों खरबों की करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ये तो क्लर्क्स और ये जो सुप्रीडेंट्स को पकड़ते हैं वो बेचारे तो मासूम लोग हैं, उन्होंने तो क्या करप्शन की होगी, उनको 6-6 महीने जेल में साल डाला हुआ है। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, ये शरीफ फैमिली देख लीजिए, इनके हजारों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिन पे कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख रही रायविंड स्टेट का जो डेवलपमेंट का केस है पड़ा हुआ है, ऑरेंज लाइन का पड़ा हुआ है, 303 मिलियन मेट्रो इस्लामाबाद बस का पड़ा हुआ है, मोहसिन बेग साहब इनकी वगास शुगर मिल है, कैसी बातें कर रहे हैं उसका केस पड़ा हुआ है। आप एक मासूम से आदमी हैं और शरीफ आदमी है, हर एक की बात यकीन कर लेते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर पैनमा पेपर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में होते, एक तीली की मारते, हम तो दीवारें तोड़ के करप्शन का रिकॉर्ड जला देते। पैनमा पेपर की क्या हैसियत थी? कोई स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए 5 माह से कुछ 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। और यहाँ तो वो जो सोबर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अखलाकियात होती हैं, वहाँ आप देख लीजिए कि 1 सेकंड में लोगों ने रिजाइन भी किया और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश भी किया। यहाँ तो नैप सिर्फ छोटे लोगों के लिए है, सिर्फ खानापुरी है। और मुझे जो सबसे अफसोसनाक बात है कि ये लोग उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ बैठ के, इनकी सोच भी वही होगी और इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिए, जिनको पकड़ना था उन्हीं के साथ मिल गए। इनका एक डिपार्टमेंट था प्रिवेंटिव, कि क्राइम होने से पहले रोका जाए, उसको ठप कर दिया गया। और आप देख लें, आपके सामने है। अच्छा, सोसाइटीज में क्यों इन्वॉल्व हुए नैप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मुबश्शिर साहब। इसमें करोड़ों रुपए के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। इसमें आपको वो पैसे मिलते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों असद करल साहब? देखिए मुबश्शिर साहब, 2-3 चीज़ें आपने डिस्कस की। एक है ये 26 अगस्त का लेटर है जिसका आपने ट्रांसक्रिप्ट बताया कि 26 अगस्त को नैब मुल्ज़म एक हाउसिंग सोसाइटी है, IB कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, IBECHS, उसके अंदर जो नैब इंक्वायरी कर रहा है जिसका NOC नहीं है, जिसने 33,500 कनाल अभी और ज़मीन एक्वायर करनी है बगैर NOC के। नैब अपने अफसरान को लिख रहा है मिली भगत, यानी जिस इदारे ने तहकीकात करनी है वो इस एजेंसी के बारे में अपने इदारे को लिख रहा है कि आप लूट से लगी हुई है, 62 लाख का आप 42 लाख में प्लाट ले लें। फिर उसके बाद ये IB का लेटर है। अच्छा, IB ये कहती नैब ने हमसे मांगा है और कोऑपरेटिव ICT वाले ने हमसे मांगा है। नैब कहता है वो हमें दे रहे हैं, यानी चोर और मुलजम जो जिसने तहकीकात करनी वो मिले हुए हैं, रल गए नाल। हाँ जी। फिर उसके बाद ये जो IB, जिस तरह 2 इदारे, अब IB के अंदर एक पूरा हाउसिंग सेल बना और इंस्पेक्टर उनके बिलिंगर है। वो आपका DG IB जो है वो खुद हाउसिंग कॉन्ट्रैक्टर बना, 4 उसके सर डीलर, प्रॉपर्टी डीलर DG IB का एक काम है। हाँ जी, असद खरल हो, मोहसिन बेग हो, राना नजीम हो, मुबश्शिर लुकमान हो, शाहिद मसूद हो,
ऐसे जितने भी लोग हैं, अरशद शरीफ हो, इनके फ़ोन टैप करे और उनके मुताबिक रिपोर्टें जो है वो मियाँ साहब को पहुँचाए और अंदर से प्लॉट खाई जाए। और सबसे बड़ी मुबशर साहब हैरान कुन बात, 4 अगस्त को जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, जो बंदा डीजी टेक्निकल उस वक्त जेडीजी था, शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, पूरी फैमिली के नंबर टेप कर रहे थे। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, और अगर चैलेंज करना चाहें आईबी में इसको प्रूव कर सकता हूं। 4 अगस्त का शरीफ फैमिली पूरी के आईबी का जो बंदा टेप कर रहा था, शुजातुल्लाह कुरैशी जो जनरल सेक्रेटरी इस हाउसिंग सोसाइटी का, फवादुल्लाह असद जो है वो इसका सदर है, वो भी जेडीजी है, नफीस मक्की साहिबा जो एडमन की जेडीजी हैं, उनके खामंद और 2 साले माशाल्लाह मुलाजम है इसमें। फिर उसके बाद जो बिलाल बरकी जो इनके पीए हैं डीजी साहब के, यानी पूरी आईबी के जो 4 मोस्ट की पोस्ट हैं, जो की पोस्ट हैं, उनके जो बंदे में डूबे हुए हैं। हाउसिंग और प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना दिया आईबी को, अरबों रुपए बना चुके हैं, अरबों रुपए के उनके एसेट्स, और यूके, यूएसए और फ्रांस, इनके दौरे निकालने था। उसने इतनी करप्शन की दौरे पे वो लंदन गया, वहां जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर दिया पैसे दे के, और इमिग्रेशन ले ली उसने। इक्विपमेंट जिसने खरीदे थे जी, जिसने इक्विपमेंट खरीदे थे। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह सेंसिटिव महकमा है, और इनके इतने दौरान जो निसार साहब को देखना पड़े, ये नाम क्या था उसका जिसने इमिग्रेशन दी? वो एसपी था फवाद, उसका भी नाम था गालबन फवाद था, जिसने फवाद नामी बंदे जरा खतरनाक होते जिसका हैं। डीजी आईबी ने अपने साथ जो 19 साल में 12 साल नौकरी पे छुट्टी पे रहा है, यानी उसकी ये एक्सपर्टीज है। राना साहब, अच्छा, फिर एक मिनट राना साहब, ये क्या हो रहा है आपके आगे? बात यह है कि नैब अदारा बनाया गया था चोरों के लिए, लेकिन ये वाकई चोरों के लिए बनाया गया है, चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अब ये तहफ़्फ़ुज़ किसको नहीं था, गिरफ्तार किसको करते हैं? एक शिकंजा बनाया गया मारे आदमी के लिए, बड़े कमज़ोर से आदमी, अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए, कागजात की करने के लिए। ये आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं हाउसिंग कॉलोनियों की, इस पर कौन कौन शामिल नहीं है? ज़रा आप वो बरकी रोड से शुरू हो जाए और एंड तक चले जाए। बाय द वे इसमें मीडिया भी शामिल है जी। मैं अभी एक, क्योंकि इश्तिहार नहीं देंगे तो खरीदेगा कौन? तो मीडिया हाउसेस के मालकान के जो वहाँ पे प्लॉट हैं, और 2 मीडिया हाउस के मालकान खुद भी हाउसिंग कॉलोनियाँ, प्लॉट ज़्यादा भी हाउसिंग कॉलोनियाँ बना रहे हैं। सिर्फ और उन्होंने हाउस को अंबशर 2.25 अरब यहाँ से पेमेंट हुई है। गुलबर्ग ग्रीन जो आईबी की है, इसने सिर्फ एक मीडिया हाउस को ब्राइब समझो करने के लिए, क्योंकि एक इलीगल है जिसका एनओसी नहीं है सीडीए, नैब उस पर इंक्वायरी कर रहा है, उसके इश्तिहार कैसे छाप रहे हैं? तो सीडीए रोक क्यों नहीं रहा? सीडीए को भी उन्होंने प्लॉट ऑफर कर दिया, नैब को भी ऑफर कर दिया, आईसीटी और कोऑपरेटिव को भी ऑफर कर दिया। साहब अब जो है वो नहीं देंगे तो आपको नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, बाकी हर एक को दे देंगे। नहीं, मुझे मुबशर साहब अल्लाह ने जो कुछ दिया मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं का करम है। किसी ऐसे प्लॉट के लिए कभी ना गया हूँ, ना मेरा है किसी सोसाइटी में प्लॉट, ना मैंने कभी कोशिश की। मैं अभी दोस्तों की जो बातें सुन रहा था, देखिए इसमें बड़ा अफसोसनाक है कि जो अदारा हम क्राइम रोकने के लिए बनाते हैं और उसमें लोगों की, इनोसेंट लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है और उनके बेचारों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन्वॉल्व हो जाए और लुट जाएं वो लोग, और उनको दाद रसी करने वाला कोई ना हो, और वही अदारा उनके साथ बिजनेस में शामिल हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि नैब के पिंडी के ऐसे लोग हैं जिनके पास गुलबर्ग ग्रीन के 6 प्लॉट हैं, वो कट्ठे हर सोसाइटी, और देखिए 1 साल हो गया कट्ठे कमरों में रहते हैं। अभी एक सोसाइटी है इसकी सेनेट की, और रजा रुबानी साहब ने उसका इश्तिहार भी दिया कि हमने इनको कोई अथराइज नहीं किया, और उनके पास कोई एनओसी नहीं था, लेकिन उनके ऐड चल रहे हैं, और बेचारे मासूम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी वो लुटे जा रहे हैं। और मैंने नैब को कहा कि आप इसको रोके, इससे पहले कि ये भी अरबों खरबों का स्कैंडल बन जाए, लेकिन नहीं रोका। मोहसिन बेग साहब, आप तो और राना अजीम और असद करल मेरे साथ ही हैं। एक जब मैं ब्रेक पर तो आपको बताऊंगा मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर नैब KPK के काले करतूत क्या हैं। आज एक डायरेक्टर से शुरू होते हैं, और अब मैं आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में नैब के जितने करप्ट अफसरान हैं उन सब के कट्टे छट्टे खोलूँगा। लेकिन आज डायरेक्टर नैब KPK मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम, इससे शुरू होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक। इंडिया पाकिस्तान में फ़िल्में बनाने का एक बड़ा मखसूस फार्मूला है। अगर कोई एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो आने वाली सारी फिल्में एक्शन बनती हैं, कॉमेडी हिट हो जाती है तो आने वाली सारी कॉमेडी बनती हैं, ड्रामा फिल्म हिट होती है, लव स्टोरी हिट होती है तो सारे जो है लव स्टोरी पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अब भाई हिट हुए हैं, तो जब हर इदारे को हम देखते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ भाई जो हैं वो एक एक इदारे के अंदर वो आके उससे बेनिफिट करना शुरू हो जाते हैं। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर नैब, पेशावर KPK,
ये एक आला तरीन भाइयों की मिसाल हैं। इनका ताल्लुक मियाँ चन्नू से है और मौजूदा पता इनका टाउनशिप लाहौर का है। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ मिर्ज़ा साहब, ताकि आपको पता चले कि मेरे पास पूरी तफसील है, ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। 35202771524-3 है। तारीख़ पैदाइश 21/4/1963 है। वैसे मुझे इस तारीख़ पैदाइश पर ज़रा सा शक है मिर्ज़ा साहब, लेकिन चलें आप कहते हैं तो ठीक होगा। पहला भाई मिर्ज़ा सुल्तान महमूद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सप्लाई कॉरपोरेशन से 15 लाख की खुर्द के इल्ज़ाम पर डिसमिस हुआ और मशहूर है अपने भाई के ओहदे को मिसयूज़ करने के लिए। दूसरा भाई मिर्ज़ा आबिद महमूद PTCL में टेक्नीशियन था, जिसे छुट्टी पर ना जाने की वजह से, वापस ना जाने की वजह से डिसमिस करने की सिफारिश की गई और ये शख्स भी सुल्तान मोहम्मद सलीम के ओहदे से फ़वाइद हासिल करने में मशहूर है। तीसरा भाई मिर्ज़ा सुल्तान नासिर पहले शेख जायद अस्पताल में काम करता था, अब प्रॉपर्टी का काम करता है और डायरेक्टर नैब मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम का कहा जाता है कि फ्रंट मैन है। एक और भाई मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान अमीन जो हैं वो सऊदी अरेबिया के रिहाइश वज़ीर हैं और वहाँ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने के माहिर हैं प्रॉपर्टी के अंदर। मौजूदा डायरेक्टर नैब मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम जो हैं, इन्होंने 1987 में असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से मैसेज समाई एंड कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 में उन्होंने SDO की हैसियत से पंजाब हुकूमत के महकमे हाउसिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब लाहौर में तैनात हुए और 1994 तक यही नौकरी करते रहे। 1994 में वज़ारत कश्मीर अफेयर और शुमाली जात में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। सन 2000 में अपने साबका महकमे से इस्तीफ़ा जमा कराया, जो महकमे ने मंजूर नहीं किया क्योंकि मौसूफ पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए की गबन का इल्ज़ाम था। फिर भी मौसूफ ने महकमे से किसी न किसी तरह NOC लेकर SNGPL में, अब SNGPL में नौकरी शुरू कर ली। SNGPL में भी जाकर मौसूफ बाज नहीं आए और अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने DG HNPBP की जानिब से चार्जशीट भी की गई, जिसके मुताबिक उन्होंने कई लाख हज़ार एक ठेकेदार को जारी किए, जो बाद में खुद उनके अपने अकाउंट में आ गए। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम ने हमेशा ऐसे प्लॉट खरीदे या अपने नाम करवाए जो मुतनाज़े थे और फिर अपना असर और सूख इस्तेमाल करके उनको जमा अपने पास कर लिया। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एक शख्स आके कहता है कि यार इस प्लॉट पे 4 लोग इसके हकदार हैं और ये इसकी 2 करोड़ या 5 करोड़ इसकी मालियत है, मुबशर लुकमान अगर तुम लेते हो 70 लाख रुपया देते हो तो ये दोनों मालकान तुम्हें जो है ना एफिडेविट साइन करके दे देते हैं। अब मैंने 70 लाख में उनसे अंगूठे लगवा लिए, बैक डेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एफिडेविट कर लिया और उसके बाद क्योंकि मैं मीडिया में एक अल्लाह का करम है, एक ऐसी हैसियत है कि लोग मेरा फ़ोन सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं, काम भी कर देते हैं, उनकी मेहरबानी है। मैं उनको फ़ोन करता हूँ और जितने उसके बाकी हिस्सेदार हैं या हकदार हैं उनके नाम उसमें से ज़िमनियों में निकलवाना शुरू कर देता हूँ, रिपोर्टों में निकलवाना शुरू कर देता हूँ और फिर वो 5 करोड़ का प्लॉट जो 70 लाख में मुझे मिल गया। मिर्ज़ा सुल्तान महमूद जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगे कि गैर कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी फ्रॉड में मुलव्वस है। उनका टाउनशिप में 10 मरले का घर है। ये प्लॉट 1977 में सफ़िया नामी खातून को अलॉट हुआ, जिसे बाद में मिसेस परवीन नामी एक बेवा ने खरीद लिया। उन्होंने इस प्लॉट पर बाउंड्री वॉल लगवाकर गेट भी लगा दिया, लेकिन LDA की फ़ाइलों में रद्द-बदल के बाद ये प्लॉट किसी मोहम्मद असगर नामी शख्स को ट्रांसफ़र हुआ, जिसने इस प्लॉट का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी मियाँ मुनीर को दे दिया और उसने उसी दिन उसने मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम को वो ट्रांसफ़र कर दिया और 2004 पे इस प्लॉट पर मौसूफ ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। यहाँ से अब उनके हाथ और उनकी दीदा दलेरी जो है तकवीत पकड़ना शुरू हो गई। परवीन बीबी अदालत में चली गई, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उसी दौरान उस प्लॉट के ऊपर फौरी तौर पर अपना घर तामीर कर लिया। इस सिलसिले में कंटेम्प्ट पिटीशन भी बनाई गई तो मिर्ज़ा साहब ने कुरान मजीद पे हलफ दिया कि ये घर स्टे से पहले बनाया गया था। बदकिस्मती से परवीन बीबी दौरान समात जो है वो वफ़ात पा गई और उनके केस की आगे पैरवी नहीं हो सकी और ये घर उनको मिल गया। टाउनशिप में एक प्लॉट नंबर जिसका 567 है, मोहम्मद अमीन नामी एक शख्स को अलॉट हुआ, लेकिन अताउर रहमान नामी गैंगस्टर ने उस पर कब्जा कर लिया और LDA हुकाम को मिलाकर मोहम्मद अमीन नामी शख्स की मर्जी के बगैर ये प्लॉट अपने नाम करा लिया और फिर ये प्लॉट अताउर रहमान ने बड़े आराम से मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम को बेच दिया। इस प्लॉट को मिर्ज़ा सलीम ने भी अपने असासों में खुद भी जाहिर किया। मियाँ चन्नू में कच्ची आबादी गुलशन अली टाउन में 7 मरले का एक प्लॉट 24 नंबर एक शख्स आमिर संगा के कब्जे में 1974 से था और इसकी मिल्कियत 2005 में उसे दे दी गई
और मिर्ज़ा सलीम के भाई मिर्ज़ा सुल्तान महमूद ने इस प्लॉट पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। मिर्ज़ा सलीम टीएमए को अपने भाई के हक में प्रेशराइज करता रहा और टीएमए के अफसरान को इतना तंग किया नैब में होने की वजह से कि उन्होंने मजबूर होकर चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दे दी। टीएमए की एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है और प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाउनशिप लाहौर में प्लॉट नंबर 109, 110 डी आसिफ जावेद भट्टी की 2001 से मिल्कियत था। उन्होंने असल अलॉटी अली फरीद और खालिद फरीद से खरीदा। एक और शख्स रिजवान इकबाल जो इन प्लॉट्स पर 1998 से काबिज था, वो भी इन प्लॉट्स की मिल्कियत का दावा करता था। उसने असल अलॉटीज़ के खिलाफ सिविल केस कर दिया और यही प्लॉट्स मिर्ज़ा सलीम के भाई मिर्ज़ा सुल्तान इमरान ने आसिफ जावेद भट्टी से 18,50,000 में ख़रीद लिए, और जबकि उस वक्त भी उस प्लॉट की कीमत बहुत ऊपर थी। मिर्ज़ा सुल्तान सलीम अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए रिजवान इकबाल पर दबाव डालता रहा कि वो किसी तरह प्लॉट्स खाली कर दे। 2005 में मिर्ज़ा सलीम के बंदों ने इस प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। उस पर FIR भी दर्ज हुई। उसका नंबर 18/05 सत्तू किला थाने में दर्ज करवाई गई और फिर ये FIR डिस्चार्ज कर दी गई। इलाका मजिस्ट्रेट ने इस डिस्चार्ज रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। रिजवान इकबाल ने यह मामला नैब हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट किया और मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम को रेड एंड ट्रैप केस में नैब ने गिरफ्तार कर लिया और इस नतीजे में मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम के खिलाफ रेफरेंस नंबर 22/07 फाइल हुआ। लेकिन इस केस में इनको बाद में अजीब तरीके से रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ भी बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई। वो अपील की कॉपी भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम ने न सिर्फ रिजवान इकबाल को हाई कोर्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि पुलिस पर भी असरअंदाज हुए, जिस पर सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने ज़िमनी नंबर 94 में यह भी लिखा कि मिर्ज़ा सलीम मुकदमे के सिलसिले में कई बार पुलिस स्टेशन गए। कॉपी भी जो है एनेक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर कार चोरी के इल्ज़ामात हैं, यानी थाना ग्रीन टाउन में FIR नंबर 479/09 दर्ज हुई। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम के खिलाफ कार चोरी पर काटी गई, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट ने कार बरामद करवा कर रिजवान इकबाल को वापस कर दी। अदालत ने 25/1/2016 को मिर्ज़ा सलीम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए गए। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिर्ज़ा सुल्तान ने अदालत में अपनी नाकाबिल ज़मानत वारंट होने के बावजूद अदालत में हाज़िरी नहीं लगवाई, जिससे मिर्ज़ा सुल्तान को मई 2016 में पब्लिक ऑफेंडर इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इसने नैब का जाली एंट्री और एग्ज़िट रजिस्टर पेश किया, जो बाद में साबित हुआ कि मिर्ज़ा सलीम ने रजिस्टर में गलत एंट्रीज़ की थी, जिस पर एक मरतबा फिर मिर्ज़ा सुल्तान सलीम के खिलाफ FIR नंबर 71/11 थाना रेस कोर्स में सरकारी कागजात में रद्दोबदल पर काटी गई। लेकिन इस FIR का अंजाम भी वही हुआ जो पहली FIRs का हुआ था। सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल करके ठेके लेने का काम भी मिर्ज़ा साहब का मशगला रहा। उन्होंने अपने भाई मिर्ज़ा सुलेमान उमर को इनको डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग फैसलाबाद निसार अहमद जाहिद के ज़रिए मंसूर एंड कंपनी के नाम पे 2 कॉन्ट्रैक्ट सिलवाए। एक में वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा जो है वो सीवरेज सिस्टम का था, और इसके बदले निसार अहमद के खिलाफ नैब के केस में उनको फेवर्स दिए गए। राना अजीम, एक डायरेक्टर अभी मैंने उठाया, अब मैं बाकियों पे भी आऊँगा, लेकिन ये क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये कहना चाहिए कि अब इसका महकमा ख़त्म करके पाकिस्तान की लैंड माफिया जो है उनमें से एक शख्स को जो है एहतसाब का चेयरमैन बना देना चाहिए। तो बाकी मुल्क में हर जगह तो आ गए ना, मैं कह उनको बना देना चाहिए ताकि कम से कम सरकारी ख़जाने से ये जो करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में जाते हैं, दीगर अखराजात की मद में जाते हैं, वो बच जाएँ, ताकि ये इन्होंने ये तो खुद ही कर लेंगे अपना। हाँ कर, इन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार ही करना है ना, वहाँ पे बैठ के कब्जे करवाने हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीदनी है, करप्शन ही करनी है, करप्शनों को रोकना नहीं, तो फिर प्रॉपर्टी जो डीलर माफिया है, जो लैंड माफिया है, उनके हवाले कर देना चाहिए। बेग साहब, आपके ऊपर एक रिपोर्ट हुई और मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं थी, गलत थी, लेकिन आपको कई साल अदालतों में खार होना पड़ा और अपनी सफाई और बेगुनाही आपको पेश करनी पड़ी वहाँ पे। यहाँ पे तो FIRs कटी होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, या उन पे इंक्वायरी नहीं होती। ये क्या हो रहा है? मेरा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था मुबशर साहब। मैंने सिर्फ अपना स्टैंड लिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं हक पे हूँ, और उस ज़माने के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, मैंने 90,000 पाउंड खर्च करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाई और आज तक केस पेंडिंग है। यहाँ तक जहाँ तक नैब का तल्लक है, ये बहुत अच्छा अदारा, बहुत अच्छी नीयत से बनाया गया था। इसके रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। ये
वाइट कॉलर क्राइम के जितने भी क्राइम्स पाकिस्तान में, उससे सुपीरियर अदारा बनाया गया था ताकि ये बड़े लोगों को, बड़ी करप्शन को, मेगा स्कैंडल्स को पकड़ सके, इन्वेस्टिगेट कर सके और होने से पहले रोका जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे बाकी महकमों का हाल है इस मुल्क में, उसी तरह नैब का हाल हुआ। हमारे माशरे में करप्शन मेंटली और जिस्मानी तौर पर रच बस गई है। सिर्फ करप्शन मुबशर साहब वो नहीं करता जिस बेचारे को चांस नहीं मिल रहा। जिसको चांस मिल रहा है वो स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी भी पोस्ट पे हो, वो नवाज शरीफ हो, वो कोई और हो, वो स्पेयर नहीं कर रहा। वो तो लूट रहा है। वो कहता है जी अगर ऊपर माल इतना जा रहा है तो मैं क्यों ना करूं। वो जस्टिफाई करता है करप्शन को, ग्लोरीफाई करता है और माशरे में उसको अपने स्टेटस संबल के तौर पर पेश करता है। तो जिस माशरे में ये चीज हो जाए उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम एक और है बेग साहब, प्रॉब्लम एक और है कि जब नैब के अंदर अफसरान जो हैं वो करप्शन से चूर चूर हों तो फिर नैब जो है एक जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी याद रखें कि एक साफ़ मछली तालाब को साफ़ नहीं कर सकती। एक ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कि नैब आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का करप्शन के अंदर क्या गठजोड़ है और ये प्रॉपर्टी का कारोबार किस तरह हो रहा है। असद करल, राना अजीम और मोहसिन बेग मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको बताऊं कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए, रूल्स में की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी गई। लेकिन डायरेक्टर जनरल आईबी जो हैं उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी तो शायद कुछ ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि वो हुक्मरानों के काम जो गलत काम हैं उनमें मुलव्विस हैं। वो काम जिनको उनको कोर्ट्स ने मना किया हुआ है वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथ अब प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी हो रहा है। असद करल, मज़ीद तफसीलात। मुबशर साहब, आपने देखा होगा कि ये जो आईबी ने स्कीम बनाई अपने मुलाजमिन के लिए ठीक है, जस्टिफाइड थी, और ये वो स्कीम थी जिसके ऊपर डीजी आईबी उस वक्त इजाज शाह ने कहा कि ये फ्रॉड बंद किया जाए। अब ये स्कीम आईबी क्या सीडीए है, एलडीए है, केडीए है, डीएचए है कि आईबी आगे जिस तरह आपने बताया प्रोग्राम के शुरू में कि आईबी जो यानी इनकी 23 मई को एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है के ब्लॉक में, आग में आईबी के ऑफिस के साथ जो प्लाट है वहाँ पे बहुत बड़ा एहतमाम पुरतकल्लफ खाना भी था, 2000 के करीब मेंबरान भी है वहाँ। उस एजीएम में सर्कल रजिस्ट्रार भी सामने बैठे हैं, पार्टिसिपेंट भी बैठे हैं वहाँ पे। जो जेडीजी हैं फवाद असदुल्ला साहब, शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, बिलाल बरकी साहब, नफीस मक्की साहिबा, ये सारे लोग मौजूद हैं जो की स्लॉट एजेंट टॉप पोस्ट पे हैं। 4 जो बड़ी पोस्ट हैं ये बैठे हैं वहाँ पे। किसी मेंबरान से कोई पूछा नहीं गया, कोई वहाँ पे एजेंडा पास नहीं हुआ। जब फवाद असदुल्ला ने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे तहफ़्ज़ात शुरू करेंगे तो उन्होंने बिलाल बरकी जो पीए भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं डीजी साहब के, उन्होंने उनके कान में कहा कि आप अनाउंस कर दें खाना। अब ये खाना अनाउंस हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक जाली मिनट्स बनाए। जाली मिनट्स के अंदर ये डाल दिया कि आईसीटी जो है, रजिस्ट्रार जो है, उनको भी हम प्लाट दे रहे हैं और नैब को भी हम प्लाट दे रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से उस एजेंडे में कोई और साथ बताया कि 33,000 कनाल जो है मजीद उसका एनओसी के लिए अप्लाई किया जा रहा है और बाकी जो हम इस तरह इतने प्लाट्स बनाएंगे, ये इस तरह ये फैसिलिटीज इसमें होंगी, रेजिडेंशिया बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अब ये बताया जाए क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कोई एजेंसी भी दुनिया भर की कोई एजेंसी, आईएसआई हो, सीआईए हो, रा हो, कि क्या वो प्रॉपर्टी का कारोबार कर सकती है? और अगली बात मुबशर साहब, इसमें सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है, मुल्क इस वक्त कर रही है ना यार, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप देखिए सुबह 4-5 घंटे काम सिर्फ प्रॉपर्टी डिलीवरी का होता है, यानी चारों आपके बंदे जेडीजी टेक्निकल जिसने किसको परवाह है? अच्छा, यही मसला है ना? एक अलग बात है मादत के साथ। मैं 1 मिनट, राना साहब, ये मुल्क नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी की क्या है? कुछ भी नहीं। और जब मर जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं। सिर्फ अमाल काम आने हैं। तो बेवाओं का हक, यतीमों का हक, पेंशनर्स का हक मार कर आपके ख्याल में अल्लाह ताला आपके ऊपर को रहम फरमाएंगे? बिल्कुल फरमाएंगे। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की कुदरत अपना आप दिखाती है और ये वक्त आ रहा है। मोहसिन बेग साहब, कैसे मायूस ना हो जब अपना हमारे जो इदारे जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है वो मिलकर करप्शन में गोडे गोडे डूब जाएं, हम क्या करें? मुबशर साहब, मायूसी तो बिल्कुल मुल्क में है। इसी वजह से बिजनेस, कारोबार लोगों का बिल्कुल डाउन जा रहा है।
मायूसी होनी भी चाहिए जब आपके हुक्मरान और आपके लीडरान सारा कुछ लूट कर बाहर ले जाएं, इस मुल्क के सारे अदारे अपने लिए, अपने मफादात के लिए तबाह कर दें, और जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो जिन अदारों ने रेगुलेट करना है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है, वो सारे अदारे पोलिटिसाइज हैं, सारे अदारे हुक्मरानों के ताबे हैं। अगर ये उनको एक काम कहते हैं तो वो 10 काम अपने भी करते हैं साथ, और वो क्योंकि करप्ट लीडर कभी उनका एहतसाब नहीं कर सकता, उनसे पूछ नहीं सकता। इस वजह से मायूसी तो है। फ्यूचर इस मुल्क का आज अगर देखें तो हमारे जैसा बंदा भी कहता है कि यार ये तो फ्यूचर है ही नहीं, हमारे आने वाली नस्ल को हम क्या देके जाएंगे। देखें वो बेग साहब, मैंने एक आपसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक सवाल करना है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो प्लीज। ये सवाल कुछ दिन पहले का है, एक्चुअली उस वक्त मेरे आप प्रोग्राम में नहीं थे तो आपसे नहीं मैंने किया, लेकिन अब मैंने कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा KPK की असेंबली के ऊपर कब्जा किया गया, उसकी दीवारों पर चढ़कर नून लीग वालों ने वो जो है वो एक MNA की MPA की शय पे उन्होंने वहाँ झंडे भी गपे, और फिर ट्वीट मरियम सफदर कर रही हैं, मरियम सफदर ट्वीट कर रही है, नहीं ये हमला नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? यानी अगर आपके हुक्मरान और उनके खानदान वाले, जिस बेटी को किचन में होना चाहिए और माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए, वो यहाँ पे मुल्क चलाने की या सियासत की बातें करती है और गुंडों को और बदमाशों को जस्टिफाई कर रही है, और नून लीग ने सीखा नहीं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला, कभी ये हमले। तो इस मुल्क में आप और मैं कितनी देर तक कानून की बालादस्ती की बात करेंगे? अगर ये कानून है तो मैं नहीं इसको मान रहा। देखिए मुबशर साहब, आजकल हो क्या रहा है, नून लीग बड़े डिफरेंट तरीके से रूल कर रहा है। इन्होंने बादशाह का एक नया सिस्टम जो कि जमहूरियत के लबादे में है, और वो है बेसिकली बादशाह। आप देखिए मरियम साहिबा का पॉलिटिक्स में आना कोई बड़ी बात नहीं, आए जरूर आए, पॉलिटिक्स करें, इलेक्शन लड़े हैं, जो भी करना करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करना, उस पोस्ट को इस्तेमाल करना, अपने फादर की पोजीशन को लेके चलना, मैं समझता हूं कि किसी भी जमहूरियत में जायज नहीं है। इवन वो जो मीडिया सेल चला रही है वो किस हैसियत में चला रही है, ये बादशाह में भी नहीं होता, वो किस हैसियत से वो फंड्स इस्तेमाल कर रही हैं। जी मुबशर साहब, आप जहां पे बादशाहते हैं ना जी, बेल्जियम में, हॉलैंड में, आप उधर देखें, उधर भी ऐसी हरकतें नहीं होती हैं। नहीं, वहां एजुकेशन है, यहाँ एजुकेशन नहीं है। आप कह रहे हैं कि मरियम सफदर पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मरियम सफदर ने BA नहीं किया हुआ। नहीं, मैं मुबशर साहब मरियम की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि हमारे एजुकेशन के फंड भी ऑरेंज लाइन में चले गए, हमारे हॉस्पिटल्स के फंड भी ऑरेंज लाइन में चले गए। आप देखिए कि अगर एजुकेशन आपकी 16% पे आ गई है तो मातम करना चाहिए आपको। दुनिया की श्रीलंका में 100% लिटरेसी रेट है, इंडिया में 44 स्टेट्स में 33 में 100% लिटरेसी रेट है, हमारे यहाँ 16% है, उसका बजट 2.5% है, और वो भी आपने उठा के ऑरेंज लाइन में दे दिया। एक मिनट है जी मेरे पास, वेरी आप तो चाहते हैं कि ये कौम पढ़ी लिखी ना हो। एक मिनट है, वेरी क्विकली, राना साहब आप और असद साहब, ये झंडा लगा के और उसको जस्टिफाई करना, मुझे इस तरह करें, ये तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त दें, वो भी सिर्फ जाती उम्रा जाके इनके गेटों के ऊपर झंडे लगा दें, सिर्फ इसकी इजाज़त दे दें। अगर समझते हैं वो जुर्म नहीं है। सर अगर सरकारी इमलाक पे इस तरह हमला करना जुर्म नहीं है, और जिनकी वीडियोस हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं, पर्चा हो गया, आज मुकदमा 2 हो गया। देखिए मुबशर साहब, बहुत एक गैर कानूनी इकदाम है। क्या पंजाब असम्बली, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट के ऊपर कोई पार्टी जाके इस तरह परचम और धावा बोल के, ये जो इमरान खान और कादरी तो कहते थे वो पार्लियामेंट पे हमलावर हो गए, KPK में इन्होंने जो किया ये वही इकदाम है, बल्कि उन्होंने दावा नहीं बोला था, झंडे नहीं लगाए थे जाके अपनी पार्टियों के, इन्होंने तो उनसे बढ़ के काम कर दिया। अब इन्हीं के ऊपर भी क्या, उन्हीं दफात के तहत कार सरकार मुदाखलत, दहशत गर्दी, सरकारी इदारों पर हमला आवर होना, आपके मुकद्दस ईवान के ऊपर हमला आवर होना, ये दहशत गर्दी से भी बड़ा एक संगीन जुर्म है, और इसके ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं समझता हूँ ये इनकी वही माइंड सेट के ऊपर एक सवालिया निशान है। आपने पिछले दिनों देखा कुल्हाड़ियाँ जो लेके लोग सामने आ गए कि इमरान अगर मार्च करेगा, और आबद शेर अली उस माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ज़ईम कादरी फोर्स आपने देखा, वो लोग जो जिनके थानों में जिनके ऊपर पर्चे हैं, जो इश्तहारी हैं, यानी डराने के लिए उसको बर्मला मिनिस्टर जो एक है वो उसको बाकायदा ट्वीट कर रहा है कि अगर आएंगे तो हम कुल्हाड़ियों से हथियार
मुसल्ला होके, ये कैसी एक सौ नौ का डेमोक्रेसी पर्चा होता है। है। और उसके ऊपर भी पर्चा नहीं हुआ, और उनके ऊपर ज़हीम कादरी जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मिनिस्टर उन बंदों के बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये हमारे जहाँ, उसको ऑन कर रहे हैं, उसके बावजूद कहाँ पर्चा हुआ है। असद करल आपका, राना अजीम साहब आपका और मोहसिन बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैं एक आपको दो बातें बताता चलूँ। एक तो ये कि नैब के ऊपर मज़ीद प्रोग्राम्स आने वाले हैं और दीगर अफसरान को भी हम बेनकाब करने वाले हैं। यहाँ पे ये मामला रुकना नहीं है। हाँ, अब मेरे ऊपर को केस करके मेरा प्रोग्राम बंद करा सकते हैं तो ज़रूर करा लें, वरना मैं तो नैब की करप्शन अब दिखाता रहूँगा। जहाँ तक सदर मुमलिकत जनाब ममनून हुसैन साहब का ताल्लुक है, सदर साहब, मैं आवाम का भरपूर आपको एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। और लोग कह रहे हैं कि आप हर वक्त व्हाट्सएप मोड से निकलें और आवाज़ भी अपनी दिखाएं, और आप बहरहाल सरबराह मुमलिकत हैं और आपको चाहिए कि आपकी जितनी मर्ज़ी दोस्तियां हों और जितनी मर्ज़ी एलिजेंस हो हुकूमती या हुक्मरान पार्टी से, लेकिन आपका ओहदा, आपका मनसब और जिस झंडे की पासदारी का आपने हलफ उठाया है और जिस झंडे को आपने थामा हुआ है, उसकी हुर्मत आपसे मुतालबा करती है कि आप बुलाकर इन लोगों को इनके करप्शन के ऊपर रोकथाम करें और आवाम को हक और इंसाफ दिलवाएं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।